हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट करेंगे आपके अध्याय का। कल हम पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सुरक्षा परिषद के कार्य क्या हैं और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें पूछा गया है कि भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे और अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध कीजिए। यानी यदि हम भारत के नागरिक हैं तो हम सब जानते हैं कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावेदार भारत कई वर्षों से दावेदार है और प्रयास कर रहा है कि स्थायी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता उसे प्राप्त हो। तो इसमें पूछा है कि यदि आप नागरिक हैं तो आप अपने पक्ष का कैसे रखेंगे, कैसे कहेंगे कि भाई मैं एक देश को रिप्रेजेंट करता हूँ और मुझे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता चाहिए क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास जो इसके लिए आवश्यक है ना, निश्चित की गई हैं या इसके लिए जो उचित है वो सारी क्वालिटी मेरे अंदर है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे कि भारत के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए क्योंकि भारत भी वह समस्त विशेषताओं से युक्त है जो स्थायी सदस्यता की दावेदारी के लिए वांछनीय है। यहाँ हम आवश्यक नहीं लिखेंगे क्योंकि आवश्यकता जैसी कोई बात उसमें कही नहीं गई है ना। ऐसे कोई वो नहीं करेगा कि नहीं ये होगा तो इसको स्थायी सदस्यता दी जाएगी, है ना। परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं तो यहाँ हम करेंगे जो स्थायी सदस्यता के लिए वांछनीय है। ठीक, ये शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है, आप क्या शब्द प्रयुक्त कर रहे हैं। तो वांछनीय है ना। तो अपने तर्क के पक्ष में मैं निम्नलिखित बातों को वांछनीय है इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 तो ये है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का, या शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारंभिक सदस्य है। यानी जब से इसकी स्थापना हुई है तब से इसका सदस्य है। हम संस्थापक सदस्य भी कह सकते हैं इसको। इस नाते भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए, है ना। तो एक जो तर्क है वो ये है कि चूंकि वो प्रारंभिक सदस्य है, इसका हम संस्थापक मेंबर कह सकते हैं, फाउंडर मेंबर, तो इसलिए भी इसको वो मिलनी चाहिए, है ना, स्थायी मेंबर इसको होना चाहिए भारत को। हम ये तर्क एक रख सकते हैं। और दूसरा जो तर्क है वो ये है कि परमाणु क्षमता संपन्न है। बहुत सारे तर्क दे सकते हैं जिनमें जो औचित्यपूर्ण है उनकी हम बात करेंगे। तो दूसरा है
कि परमाणु क्षमता संपन्न तो भारत परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्र है, अतएव इससे संबंधित जिम्मेदारियों को भली भांति जानता है, अतः उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, है ना, मिलनी चाहिए। तो ये एक तर्क है कि चूंकि वो उसके पास परमाणु क्षमता है तो वो उन जिम्मेदारियों को जानता है कि परमाणु क्षमता संपन्न राष्ट्र की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, है ना। एक परमाणु क्षमता संपन्न होना कितनी बड़ी जिम्मेदारी की बात है, क्योंकि अगर कभी ऐसा हुआ और उससे संबंधित लापरवाही की गई तो वो सभी के लिए हानिकारक है। तो चूंकि वो परमाणु क्षमता संपन्न है, जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसके हानि और लाभ के बारे में अच्छे से जानते हैं, उससे संबंधित रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो चूंकि एक बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण पद होता है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य का, तो इस नाते भी भारत को मिलनी चाहिए। ठीक है। तीसरा जो तर्क है वो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र। इस नाते भी भारत को स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए चूंकि जब से भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना है तब से आज तक वहाँ या यहाँ लोकतंत्र कायम है। चूंकि जो नवीन विश्व व्यवस्था है उसमें लोकतंत्र का बहुत सम्मान है ना। लोकतंत्र को ही एक उचित शासन व्यवस्था ठहराया गया है। तो इस नाते जब से भारत स्वतंत्र हुआ तब से वहाँ लोकतंत्र की बहाली की गई और विश्व का बहुत बड़ा लोकतंत्र है, क्योंकि हम विश्व में सेकंड नंबर है पॉपुलेशन में। तो ऐसे में इतनी बड़ी जनसंख्या में लोकतंत्र कायम करना, वो भी तब जबकि भारत की आर्थिक स्थिति, साक्षरता सभी कुछ पुअर थी, उस समय लोकतंत्र प्रारंभ कर देना और पूरे समय तक लगातार उसको कायम रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। और भी राष्ट्रों में लागू हुआ था, जैसे कि नेपाल है, बांग्लादेश, हमारे जो और राष्ट्र हैं उन सभी में कायम होता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर कायम होता है, फिर खत्म हो जाता है, मतलब सतत रूप से नहीं चल पाया है। लेकिन दक्षिण एशिया के भारत और श्रीलंका ऐसे राष्ट्र हैं कि जब से ये अस्तित्व में आए हैं स्वतंत्र रूप से, तब से यहाँ लोकतंत्र है। लेकिन सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास, तो इस प्रकार से 135 करोड़ लोगों के साथ लोकतंत्र को कायम रखना बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस नाते भी चूंकि लोकतंत्र को बहुत महत्व दिया गया है आधुनिक राजनीति में, तो ऐसे में भारत की दावेदारी इस नाते भी बढ़ जाती है। ठीक है।
अगला जो हमारा है वो है, इसको इरेज करना पड़ेगा पहले। बहुत सारे तर्क हैं जो हम दे सकते हैं, है ना, कि इसलिए होना चाहिए। तो हमने ये 3 तर्क दिए, और भी सबसे बड़ा जो तर्क है, आज ये सब चीज़ें तो हैं ही सही, लेकिन जो मजबूत तर्क हैं वो है भारत विश्व की एक उभरती हुई आर्थिक ताकत है ना। तो इसको हम आगे लिखेंगे, विश्व की उभरती हुई मजबूत अर्थव्यवस्था है ना। तो इस नाते भी प्राप्त होना चाहिए। भारत जो है विश्व की उभरती हुई मजबूत अर्थव्यवस्था है, एक बहुत ही ताकतवर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के रूप में उभरी है। तो यहाँ हम लिखेंगे, भारत विगत वर्षों से विश्व की एक बड़ी ताकत, बड़ी आर्थिक शक्ति है ना, बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है, अतः उसे स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, है ना, मिलनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत, ये सबसे सटीक तर्क है कि भाई चूंकि ये विश्व की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है, और ऐसे में उसको इस नाते मिलना चाहिए। और अंतिम में जो है और भी दे सकते हैं हम कि प्रौद्योगिकी रूप में सक्षम, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हम कहेंगे इसको, वर्तमान में, है ना, हो गया है। भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। हम देखा है कि अमेरिका की जो तकनीकी व्यवस्था है वो पूरी हमारे इंजीनियर्स पर डिपेंड है। तो हम इसको करेंगे, भारत प्रौद्योगिकी में बहुत आगे बढ़ रहा है, और हम कहें कि विश्व को भी ये लीड कर रहा है ना, बहुत आगे बढ़ रहा है। अतः इसलिए भी इसे स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, है ना, स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, और भी जोड़ सकते हैं इसमें बहुत सारे आपके दिमाग में अगर हो, चूंकि इसमें प्रश्न पूछा है कि आप एक भारतीय नागरिक हैं और आप अपने औचित्य को कैसे सिद्ध करेंगे अपने पक्ष में कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। तो आपके भी दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं वो सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। रख सकते हैं कि एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में, कि भले ही पाकिस्तान ने कितनी भी नाक में दम कर रखी हो, चीन बार बार उकसाता हो, लेकिन हमने कभी भी पहली बार किसी भी राष्ट्र पर आक्रमण नहीं किया है, कोई भी ऐसी गतिविधियां नहीं की हैं जिसके नाते एक गैर जिम्मेदार व्यवहार दर्शाया गया हो। तो इस नाते भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आप जोड़ सकते हैं। करीब 10 पॉइंट बन जाएंगे इसी तरह से ये भी, कि एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में। और हम कहें कि बहुत अच्छे प्रौद्योगिकी में उठ रहा है ना, विभिन्नता में एकता, कहें कि विश्व ग्राम के रूप में भी उभर रहा है, तकनीकी में तो हुआ ही है आत्मनिर्भर। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं, और अगर अपने उसमें सटीक आंकड़ों का समावेश करके इसको लिखेंगे तो पूरे अंक जरूर मिलेंगे। तो आशा करती हूँ आपके लिए लाभदायक, क्योंकि अब हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं। 5 तारीख को आपका राजनीति विज्ञान का पेपर है। इन पेपर्स को आप ऐसे लें कि हमें फाइनल ही देना है, ऐसे नहीं लें कि हाँ हाफ ईयरली है।
और इस बार तो शायद शासन की मंशा है, उन्होंने स्ट्रिक्ट भी कर दिया कि नहीं यहाँ पहले देना ही पड़ेगा। पहले बहुत से बच्चे स्किप कर देते थे। मेरा ऐसा मानना है कि ये सारे एग्जाम्स आपके लिए रखे जाते हैं आपकी क्षमता को परखने के लिए, आपकी तैयारी को परखने के लिए कि आप कितने पानी में हैं, और स्वयं मूल्यांकन करें बिना इधर उधर देखे धाके पूछे पाछे। जितना हमें आता है वो आप करें, तो आपको ये समझ में आएगा कि हम अभी कितनी तैयारी है और हमें कितनी और मेहनत अभी करनी है। एक मौका मिला है आपको 2 महीने, हाफ ईयरली के बाद भी आपको पूरा फरवरी, पूरा मार्च और अप्रैल 3 महीने आपको मिल गए हैं। इन 3 महीनों में 90 दिन में से 2 हटा भी दें, करीब 89 डेज आपके पास हैं। उन 89 डेज में आप कितनी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।